गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से आपके सामने बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास लेकर उपस्थित हुई हूँ और हम पढ़ रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट सेकंड पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं और हमारा चल रहा है चैप्टर 7। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 3 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज ये हमारा पार्ट 4 है जो चैप्टर 7 का है। तो चैप्टर 7 का पार्ट हम 4 पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन के कारक। मीन्स शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, कि शिक्षा द्वारा किस चीज में सुधार हुआ है जो सामाजिक परिवर्तन लाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हमने 6 भागों में विभाजित किया है। तो समझ लेते हैं। पॉइंट 1, नवीन सामाजिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना। दूसरा है परिवर्तन ग्रहण करने में सहायक। तीसरा है एकता व समग्रता उत्पन्न करने में सहायक। चौथा है सामाजिक सुधार में सहायक। पांचवा है परिवर्तन में बाधक तत्वों को दूर करना। और हमारा लास्ट और छठा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तनों की समीक्षा करना। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं पॉइंट 1, नवीन सामाजिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारतीय समाज बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है और प्राचीन काल की वजह से इसमें बहुत सारी रूढ़ियां, अंधविश्वास और कुरीतियां पनपती थी। तो ये सब आपने सुना ही होगा। तो जिसकी वजह से हमारे समाज में बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत की भावना लोगों में बहुत ज्यादा ही थी। तो जब प्राचीन काल में हमारे ये बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत की जो लहर चल रही थी, तो क्या हुआ, इसके उदय को इसके परिवर्तन में लाने के लिए इसमें तो शिक्षा ने बहुत योगदान दिया। मतलब शिक्षा द्वारा ही आज के टाइम पे ये बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वासों, रूढ़ियां और कुरीतियों को खत्म किया जा सका है। किस वजह से? शिक्षा की वजह से। तो शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत। तो अब हम इस वजह से शिक्षा बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है। तो अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2, परिवर्तन ग्रहण करने में सहायक। तो बच्चों आप जानते हैं कि हमारे समाज में जो संस्कृति है उसमें नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव जब हमारे समाज में आता है तो इसे शिक्षा द्वारा ही स्वीकृत किया जा सकता है। जब कोई समाज में कोई नया परिवर्तन आता है तो जब उस परिवर्तन को कोई एक बड़ा समुदाय मतलब अपना लेता है, तभी क्या बोलते हैं इसमें तभी मतलब सामाजिक परिवर्तन आता है। तो जब समाज में एक बड़ा वर्ग इसे स्वीकार कर ले, शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों को ग्रहण किए जाने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करती है। मतलब जब समाज में कोई परिवर्तन आता है तो शिक्षा द्वारा ही हम किसी परिवर्तन को स्वीकार कर सकते हैं, ताकि हम समझ सके कि इस परिवर्तन में क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, क्या इसके फायदे होंगे, इसका स्तर कहाँ तक उच्च हो पाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको हम परिवर्तन ग्रहण करने की सहायक शिक्षा द्वारा ही जब हम परिवर्तन को ग्रहण कर पाते हैं तभी हम इस पॉइंट का लाभ उठा पाएंगे। तीसरा पॉइंट हमारा एकता व समव्यवस्था उत्पन्न करने में सहायक। मीन्स जब आप शिक्षा द्वारा परिवर्तन कब कर पाएंगे, जब एकता और समव्यवस्था उत्पन्न करने में सहायक। शिक्षा द्वारा ही हम समाज में एकता और समव्यवस्था उत्पन्न करने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार समाज में रहना है, किस तरह से समाज में व्यवहार करना है, किन लोगों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है, किन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना है
तो एकता, ये हम शिक्षा ही हमें सिखाती है कि एकता हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, एकता किस प्रकार से हमें एकता के साथ रहना चाहिए, ये हमें शिक्षा ही सिखाती है। तो ये भी हमारा समाज प्रवर्तन के अंतर्गत आता है। फिर हमारा है चौथा पॉइंट है सामाजिक सुधार में सहायक। जब आप देख रहे हैं, जब समाज में पुरानी कुरीतियां, अंधविश्वास जैसी चीज फैली रहती हैं, और क्या बोलते हैं, जब उसके आधार पर कुछ नया समाज में परिवर्तन होता है, तो उसको सुधारने के लिए शिक्षा बहुत योगदान देती है। शिक्षा द्वारा ही जो इंसान समझता है, जो पढ़ता है, उसके अनुसार ही हम उस चीज में परिवर्तन कर पाते हैं। और जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे सुधार में सहायक होती है। मतलब हमारी सोच, जब हमारी सोच शिक्षा बदल पाती है, शिक्षा द्वारा हमारी सोच बदल पाती है, तो हमारे सामाजिक जीवन में भी सुधार होता है। तो इस प्रकार शिक्षा हमारे सामाजिक सुधार में भी सहायक है। फिर पांचवा क्या है, परिवर्तनों में बाधक तत्वों को दूर करना। समाज में परिवर्तन की राह में अनेक बाधक तत्व होते हैं, जिसके विषय में पहले वर्णन किया जा चुका है। इस शिक्षा इन बाधक तत्वों को दूर करने का प्रयास करती है, किंतु व्यक्ति को अपनी मनोवृत्ति दूर करने के लिए प्रेरित करती है। इन परिवर्तनों से होने वाले सभी लाभों की विवेचना करती है। इस प्रकार यह परिवर्तन में बाधक तत्वों को दूर करने में सहायता करती है। तो जब समाज में कोई परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन को जब सभी लोग स्वीकार नहीं कर पाते, जब सभी समाज के लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो शिक्षा ही ऐसा मात्र साधन है इसके सहायता से हम इन बाधक तत्वों को दूर कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि हमारे समाज के लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। और जो नियम, जो समाज में सुधार होता है, उसको समझने के लिए हमें शिक्षा प्रेरित करती है। और इस परिवर्तन में बाधक तत्वों को दूर करती है। क्या, कौन करती है? शिक्षा करती है। तो इसके बाद हमारा 6 और लास्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन की समीक्षा। तो जिस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की समीक्षा में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब समाज में कोई भी परिवर्तन आता है, किसी भी नियम को बदला जाता है, किसी की प्रथा को चेंज किया जाता है, तो उसमें कुछ वांछित और अवांछित परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। पर शिक्षा द्वारा जब भी इन परिवर्तनों को हम समझ लेते हैं कि इन परिवर्तनों का स्तर कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक बुरा गया है, तो हम इसकी समीक्षा करके इस परिवर्तनों में और सुधार कर सकते हैं। तो शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तनों में समीक्षा हम कर सकते हैं कि सुधार कहाँ तक हुआ है, और समीक्षा करने पर हमें कितना और गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और समीक्षा और वांछित परिवर्तन कौन से हैं और अवांछित परिवर्तन कौन से हैं। तो बच्चों, ये हमारा पॉइंट खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तनों में शिक्षक की भूमिका। तो बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की क्या भूमिका है या शिक्षक का क्या योगदान है। तो चलिए समझते हैं। हम हेडिंग्स बना के हम पॉइंट समझेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को सुनिश्चित गति एवं दिशा प्रदान करने में शिक्षक सक्रियता से कार्य करते हैं। मतलब सामाजिक परिवर्तनों को सुनिश्चित गति और दिशा प्रदान करने में शिक्षक बहुत ही सक्रियता से कार्य करते रहते हैं। दूसरा है शिक्षक ही विद्यालय में सामाजिक स्तर की भिन्नता के कारण ऊंच नीच की भावना से बालकों को मुक्त रखते हैं। क्या लगता है? मतलब शिक्षक ही एक ऐसा मात्र व्यक्ति है जो विद्यालयों के अलावा समाज में भी बालकों को या छात्रा को ऊंच नीच की भावना से मुक्त कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सब सारे छात्र या सारे बालक एक साथ एक विद्यालय में पढ़ते हैं,
और उनकी वेशभूषा भी एक समान होती है। इस वजह से जब वो विद्यालय में इस भावना से मुक्त हो जाते हैं तो शिक्षक हो जाते हैं, तो वो समाज में भी इस भावना से मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए विद्यालयों में समान वेशभूषा निर्धारित की गई है। मतलब जब विद्यालय में सभी बच्चों की समान वेशभूषा होगी तो वो एक समान लगेंगे, वो किसी धर्म का नहीं लगेगा, किसी जाति का नहीं लगेगा और किसी लिंग का नहीं लगेगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारा है शिक्षक अपने छात्रों के साथ समान एवं निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। शिक्षक जो है, जब शिक्षक विद्यालय में सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष और एक समान व्यवहार करते हैं तो वही चीज जो छात्र देखते हैं शिक्षक को करते हुए वही वो समाज के अंतर्गत करते हैं। मीन्स जैसा शिक्षक करेगा विद्यालय में अपने बालकों के साथ, वही सब बालक देख के सीखेंगे, चाहे वो अच्छी आदतें हों और चाहे वो बुरी आदतें हों। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है शिक्षक विद्यालयों में अपने छात्रों को ज्ञानार्जन एवं अधिगम के समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करते हैं। मतलब एक शिक्षक, जब शिक्षक विद्यालय में सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, समान अवसर प्रदान करते हैं, समान सुविधा प्रदान करते हैं, तो वही सब चीजें जब छात्र देखते हैं विद्यालय के अंतर्गत, तो वही सब भावनाएं उनके हृदय में विद्यालय की बात भी रहती हैं कि मतलब सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी का एक समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो हैं बालक जो है अपने पौण अवस्था में या वृद्धावस्था में है या फिर बाल अवस्था में, सारी अवस्थाओं में इस चीज को सीखता है और अपनाता भी है। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे ताकि बालकों में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि जो बालक का जो व्यक्तित्व है उसका सर्वांगीण विकास हो। मतलब पूरा जो एक होता नहीं कि विकास 4 प्रकार के होते हैं, तो उस प्रकार का विकास सब बालकों में हो और वे समाज की नवीन संरचना में अपना योगदान दे सकें। जब बालक का सर्वांगीण विकास होगा तो वो बालक बड़ा होकर समाज की नई संरचना में भी अपना योगदान देगा, इससे सामाजिक परिवर्तन में भी परिवर्तन मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो 5th है शिक्षक राष्ट्रीय लक्ष्यों, आदर्शों व मूल्यों की स्थापना हेतु सतत प्रयासरत रहता है और अपने छात्रों को सदैव प्रेरित करते रहते हैं। मतलब शिक्षक जो है राष्ट्रीय लक्ष्य हैं और अच्छे आदर्श और मूल्यों की स्थापना करने में सदैव मतलब कार्यरत रहते हैं, सभी सदैव अपना प्रयास करते रहते हैं, नए प्रयास करते रहते हैं और अपने छात्रों को सदैव प्रेरित करते रहते हैं कि वे भी राष्ट्र के कल्याण के लिए कुछ न कुछ अच्छा करें, कुछ न कुछ नया लक्ष्य निर्धारित करें और नए नए मूल्यों की स्थापना करें। फिर इसके बाद 6 पॉइंट है शिक्षक विद्यालय के साथ साथ समाज के क्रियाकलापों में भी विज्ञ रहता है। मतलब विज्ञ रहता है जब शिक्षक विद्यालय में काम तो करते हैं, पर शिक्षक इस चीज में सक्रिय रहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में कौन सी नीति, कौन सी रूढ़वादियां हो रही हैं, जो देख रहे हैं कौन सी सही बातें हो रही हैं, कौन सी गलत बातें हो रही हैं, या क्या सही है क्या गलत है, इस बात पे भी शिक्षक मतलब सक्रिय रहता है। और शिक्षक समय समय पर सामाजिक गतिविधियों में नेतृत्व भी करता है। मतलब शिक्षक जो है वो समय समय पर जब कभी कोई गलत चीज समाज में दिखती है तो शिक्षक उसका विरोध करता है और उसका सही नेतृत्व करता है, उसको सही गतिविधि प्रदान करता है ताकि वो कार्य सही ढंग से हो सके, ताकि समाज के आधुनिक रूप में, ताकि समाज को आधुनिक रूप भी दिया जा सके। मतलब जब सारे क्रियाकलाप सही होंगे तो समाज को एक आधुनिक रूप दे सकेगा कौन? शिक्षक। तो शिक्षक द्वारा सामाजिक परिवर्तन में बहुत भूमिका है, शिक्षक ने बहुत सारी भूमिका दी है सामाजिक परिवर्तन में बच्चों। तो आप इन सारे पॉइंटों को नोट करते रहिए, समझते रहिए। और ये हमारा 7 चैप्टर का 4th पार्ट है
तो इसको हमने आज फ्री स्टडी लिया है। इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। फिर मिलते हैं। बाय बाय।